अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं या पूरा जो लेक्चर है या लेक्चर फर्स्ट है, ये पीपीएससी, सीएसएस और पीएमएस के हवाले से जो कंप्यूटर का जो पोर्शन होता है उसमें से वाइड रेंज मटेरियल जो है आज के इस लेक्चर में विद कंप्लीट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, और अब बिना आपके वक्त ज़ाया करें इसके अंदर ए टू ज़ी आपको सारे जो आंसर हैं उसके साथ आपको मैं ये जो सब्जेक्ट है आज टीच करती हूँ। इसके जो इम्पोर्टेंट बेसिक सिलेबस होता है जो ज़रूरी होता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए, तो इसको हम टीच करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जैसे सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के नोट्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है अब ना हमने ए टू ज़ी सारी डिटेल्स इसके अंदर पढ़नी है फाइल के अंदर। ठीक है, इसमें हमारा कंप्लीट लेक्चर होने जा रहा है कंप्यूटर के नोट्स के से हवाले से। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यह है कि काफ़ी लेंथी फाइल है, तो इसको हो सकता है ये इसी लेक्चर में कवर हो जाए। कोशिश यही है, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स आ जाती हैं तो लेक्चर बोरिंग हो जाता है, तो कोशिश करते हैं इसको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम इसका जनरेशन से। ठीक है, जो जनरेशन्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो सवाल आता है ना, जो क्वेश्चनिंग होती है वो होती है आपकी जनरेशन से। ठीक है, अपने नोट्स बना लें, अपने रजिस्टर लें और इसको नोट करना स्टार्ट कर दें आप। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो ज़रूरी होती है वो होती हैं जनरेशन्स। ठीक है, हमेशा जो एक क्वेश्चनिंग होती है हमेशा से कंप्यूटर के हवाले से वो उसकी जनरेशन्स पे होती है। ठीक है, तो आपको जब तक नहीं पता कि कौन सी जनरेशन कब से कब तक थी और उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें जो उसमें यूज हुई थी वो चीज़ें आप असल में थी क्या, या किस लिए जो जनरेशन है ना वो दूसरी जनरेशन से डिफरेंट थी। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना ना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1940s से 1950s में के दरमियान में थी। ठीक है, 40s से 50s के, और इसके अंदर क्या था, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी। ठीक है, ये जो जनरेशन थी ना इसमें वैक्यूम ट्यूब जो थी उनका यूज़ हुआ था, ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जनरेशन थी। ठीक है, फिर इसे डिटेल में पढ़ेंगे फिर वक्त। ये अभी आप ज़रा इसको नोट करते जाएं कि इसमें इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ क्या थी, ये जनरेशन कब से कब तक थी, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि वैक्यूम बेस्ड जो थी ना ट्यूब बेस्ड थी ये। अच्छा, उसके बाद आते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन जो है 1950s से 1960s तक थी। ठीक है, इसके दरमियान में कह लें या इससे लेकर आप ऑनवर्ड्स लगा लें हिसाब। ठीक है, अच्छा, ट्रांजिस्टर्स बेस्ड थी ये जो थी जनरेशन, ट्रांजिस्टर बेस्ड जनरेशन थी कंप्यूटर की। उसके बाद आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो थी वो 1960s से 1970s तक थी और इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थी। ठीक है, इसमें ये बात जो है वो नोट करने वाली है। उसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन, 1970s से प्रेजेंट माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। ठीक है, 1950s से 70s से 1970s से 1970 तक ये ऑनवर्ड्स चली। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंस क्या थी, इसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस थी, ये माइक्रो प्रोसेसर बेस थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आती है फिफ्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन जो थी हमारी, फिफ्थ जनरेशन थी जो अब तक प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। ठीक है, अब जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आ गई है। ठीक है, जो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इनोवेशन हुई है, नई नई कह लें कि इसमें इंटेलिजेंस जो है वो शामिल होती जा रही हैं हमारे इसके सिस्टम के अंदर। तो ये अब ऑनवर्ड्स है 1970s प्रेजेंट तक, ये भी है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड भी है, और फिर जब इसके बाद आई फिफ्थ जनरेशन तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर अभी मौजूद भी है, और फ्यूचर में भी मज़ीद इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तो है और इसमें मज़ीद इजाफे के ही चांसेस हैं। ठीक है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि इसमें मोस्ट और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। अब आपने नोट कर लिया ना कि जो जनरेशन्स थी उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंस थी चीज़ें। ठीक है, अब सबसे पहले में हमने क्या पढ़ी थी, व्हाट इज़ वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे। ठीक है, पहली जो जनरेशन थी वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी। अब ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे क्या, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैक्यूम। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी जो यूज़ हुई थी जनरेशन में। ठीक है, डिफरेंट जनरेशन में डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ हुई थी। ठीक है, इनको आप अपने सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है ना,
जैसे मोबाइल होता है, एंड्रॉयड होता है ना, जब हम उसको मॉडल्स उसके नए आते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नई अपडेट्स होती हैं, ठीक है, नई चीज़ें होती हैं, तो यही जनरेशन्स के साथ था, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैक्यूम, इट यूज्ड एज स्विच, एम्पलीफायर और डिस्प्लेज स्क्रीन इन मैनी ऑल्डर मॉडल रेडियोज, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब ये थी। अच्छा, इसके अंदर जो है वर्ड्स हैं, ये क्योंकि ये जो फाइल है ये इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, इसलिए आपको जो वर्ड्स हैं वो थोड़े आगे पीछे होंगे, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको सब A to Z रीड करके अच्छी तरह इसको समझा दूंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यह है कि हमें पता चल गया वैक्यूम ट्यूब क्या थी। अच्छा, उसके बाद आते हैं व्हाट इज ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स क्या थे, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अच्छा जी, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे। अच्छा, अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक components that can be used as an amplifier or as a switch. It is used to control the flow of electricity in the radios, television, computers, etc. ठीक है, अभी आपको पता चला, बहुत सिंपल डेफिनेशन में मैंने सारा कुछ इसमें लिख दिया है कि आपको कोई भी पढ़ेगा इसको तो उसको इजीली इन डेफिनेशंस की समझ आ जाएगी, ठीक है। हम बचपन से क्या कहते हैं पढ़ते आ रहे हैं कि इसके अंदर हमें पता है कि यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता था उसको काबू करने के लिए रेडियोज़ में, टेलीविजन में और कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते थे, ठीक है, एज अ स्विच के तौर पर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसी। अच्छा, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है, कि जो थर्ड जनरेशन में जो चीज़ यूज़ हुई थी, यानी कि आईसी की फुल फॉर्म क्या है, या आईसी स्टैंड्स फॉर इन थर्ड जनरेशन, तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल एब्रीविएशन होती है। अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रिंटेड ऑन अ चिप, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ये, जो प्रिंटेड ऑन अ चिप, ये प्रिंट होता है चिप पे, यूजुअली मेड ऑफ सिलिकॉन, ये सिलिकॉन से बना होता है। दैट कॉन्टेन्स मैनी इट्स ऑन सर्किट, जो अपने खुद के बहुत सारे जो सर्किट एलिमेंट्स को कंटेन यानी कि रखे हुए होता है। ट्रांजिस्टर, डियोड्स, रजिस्टर्स एक्सेट्रा, ये उनकी एग्जांपल्स है, ठीक है, रखे हुए होता है। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर्स। अब माइक्रो प्रोसेसर्स क्या है? अब माइक्रो प्रोसेसर है एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हेल्ड ऑन एन इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो हेल्ड होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट पे, डेट कॉन्टेन्स कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, जो कंटेन करते हैं यानी कि रखते हैं कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू एंड अदर एसोसिएट सर्किट्स, मतलब उन्होंने सबका एक तरह से चार्ज लिया हुआ होता है या उसको संभाला हुआ होता है, ठीक है, या उसको रखते हैं। उसके पास आ जाता है व्हाट इज सीपीयू, ठीक है। अब सीपीयू आ गया हमारे पास, अब आप आगे इसको हम डिटेल्स इसकी पढ़ते जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, सीपीयू क्या होता है? व्हाट इज सीपीयू? इट इज ऑफन रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ और इंजन ऑफ अ कंप्यूटर। अच्छा, अब हमें सबको पता है कि जो सीपीयू है हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो सीपीयू होता है ना वो ब्रेन होता है, वो इसका कंप्यूटर का, ठीक है, इंजन के तौर पे काम करता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सारी जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर करता है वो थ्रू सीपीयू करता है, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शन, सारा जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की वो सीपीयू के थ्रू होती है, ठीक है। वेयर मोस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशन टेक प्लेस। अब देखें वही बात आती है कि जहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस, काम या प्रोसेसिंग, जो डेटा प्रोसेसिंग होती है, चीज़ें होती हैं, वो सीपीयू में ही होते हैं। सीपीयू इज़ अ पार्ट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। अब वो कहते हैं सीपीयू, अब हमने ऊपर पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में और अभी तक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो सीपीयू है ना वो पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है, तो सीपीयू अभी तक मौजूद है, इसकी सारी जो सर्विसेज है तब से अब तक चल रही हैं सीपीयू की, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। अब इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या थी कंप्यूटर की जनरेशन्स की, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स का आपको पता ही होता है कि करैक्टरिस्टिक्स आती है। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि आपके ना इसमें डिटेल में पढ़ाने का मकसद ये है आपको कि आप जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपका एमसीक्यूज बेस्ड आता है, ठीक है। या कभी कभार वो आपसे, आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 1 to 9 आंसर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आपको दे देते हैं उधर लिखने के लिए भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपके एमसीक्यूज खुद ब खुद प्रिपेयर होते चले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने इसको डिटेल के तौर पे भी पढ़ना है और एमसीक्यूज के तौर पे भी पढ़ना है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ठीक है, कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आप मुँह उठा के ना बैठे ना कि आपको डिटेल्स का नहीं पता था, आप तो सिर्फ वन एमसीक्यूज के तौर पर एमसीक्यूज को रट्टा लगा के चले गए हैं,
और आपको पीछे की कोई हिस्ट्री को बैकग्राउंड कुछ पता नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है, इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे, वैक्यूम ट्यूब, मेन मेमोरी, ठीक है। अब ये आप नोट करते जाएं, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या था। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे वैक्यूम ट्यूब, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक ड्रम्स एंड मैग्नेटिक टेप्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, पावर कंज्यूम अ लॉट ऑफ, अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी इसकी? मशीन लैंग्वेज थी, ठीक है। मशीन लैंग्वेज, पावर कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेने वाले थे, एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा हीट जो है ना ये जनरेट करते थे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब कंप्यूटर शुरू में आए थे तो उनका साइज़ जो था वो भी काफ़ी था, ठीक है। तो उनके लिए जो चीज़ें थी, डिवाइसेस थी, वो भी काफ़ी हैवी यूज़ होती थी, ठीक है। अब की तरह नहीं था पहले का सिस्टम। अच्छा, अब इसके अंदर होता है, अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा बार सवाल आता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। या इसकी आपको दे देते हैं कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन से रिलेट करता है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको ध्यान से अपने नोट्स बनाइएगा ताकि आपको A to Z हर चीज़ क्लियर होती जाए साथ साथ, ठीक है। स्पीड एंड साइज, वेरी स्लो एंड वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है। स्पीड और साइज, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो स्पीड थी ना स्लो थी, आज के कंप्यूटर्स की तरह नहीं थी कि फ़ौरन काम होना, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसकी स्पीड भी स्लो होती थी और साइज जो होता था बहुत लार्ज इन साइज होते, ऑफन टेकिंग अप इंटायर रूम, ठीक है। जैसे आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, कभी आप सर्च करें फर्स्ट जनरेशन को और आप पिक्चर्स के साथ इसको सर्च करेंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि फुल रूफ से लेके फ्लोर तक जो है ना उनका सिस्टम आ रहा होता था रूम के अंदर, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती थी, ठीक है, पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप एग्जाम्पल्स। अच्छा, अब ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, ये मॉडल्स हैं, ठीक है, कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ना इनमें कौन कौन से शामिल थे, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स इनको अच्छी तरह से आपने अपने माइंड में याद रखें, इनका नोट्स बनाएं, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चनिंग होगी वो इससे होगी कि ये जो मॉडल्स हैं ये किसके जनरेशन से रिलेट करते हैं, ये किस जनरेशन में आते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है, इसको बहुत अच्छे से जहन नशीन कर लेना है आपने। वेयर देयर वर अबाउट 100 डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स प्रोड्यूस बिटवीन, अच्छा अब ये एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गई है कि देयर वर अबाउट 100 डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स प्रोड्यूस, कि यहाँ पर 100 से 100 तरह के अलग अलग वैक्यूम ट्यूब रखने वाले जो कंप्यूटर थे वो बनाए गए थे। कब? हमने पढ़ा ना ये कि 1942 से 1963 के दरमियान, ठीक है। 1942 से लेके 1963 के दरमियान इसमें बहुत सारे जो 100 तरह के मुख्तलिफ कंप्यूटर थे जो वैक्यूम ट्यूब रखते थे और वो बनाए गए थे, ठीक है। और जो मेन उनके मॉडल्स आप कह सकते हैं तो ये ऊपर यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं एग्जाम्पल से, आगे इनको अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड जनरेशन पे, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या क्या था? मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हम ऊपर पढ़ के आए, ट्रांजिस्टर, मेमोरी, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप, डिस्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। अब आप देख सकते हैं ऊपर के फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज थी और इसमें आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी उसकी असेंबली लैंग्वेज थी, ठीक है। एक मशीन लैंग्वेज होती है, एक असेंबली लैंग्वेज होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज होती हैं। वो भी हम आगे जाके इसी लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे क्योंकि फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है तो उसको डिटेल में कवर करने में टाइम लगेगा। अच्छा, अब इसमें यूज़ होती थी असेंबली लैंग्वेज, पावर इन साइज, लो पावर कंजप्शन, ठीक है। अच्छा, पावर जो थी ना इसमें पावर इतनी ज़्यादा नहीं ली जाती, जनरेटेड लेस हीट। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे अपग्रेड होता जाता था वैसे वैसे उसके जो कह लें कि इम्प्रूवमेंट आती जाती थी, ठीक है, चीज़ों के अंदर। जैसे हम फ़ोन्स में ले लें या किसी भी और चीज़ के मॉडल्स में ले लें तो साथ साथ उसमें नई अपडेट्स आती रहती है। अब जनरेट लेस हीट, पहले वाला जो था वो साइज़ क्या कहते हैं पावर भी बहुत ले रहा था और हीट भी बहुत जनरेट कर रहा था। अच्छा, एंड स्मॉल इन साइज़। अच्छा, अब ये जो थे ना ये स्मॉल थे साइज़ में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से। स्पीड, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड एंड रिलायबिलिटी। अच्छा, अब इसमें स्पीड की भी इम्प्रूवमेंट थी, ठीक है, स्पीड भी ठीक थी इसके अंदर इन कंपैरिजन विद दी, अगेन कंपैरिजन विद दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विद दी पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप एग्जांपल्स। अच्छा, अब ये अगेन इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं, जैसे पहले की जनरेशन की एग्जांपल्स थी
अब ये सेकंड जनरेशन की एग्जांपल्स हैं आपके सामने, IBM 141, ठीक है, IBM 7090 एंड 7094, ठीक है। ये सारा कुछ इसकी आपने डिटेल्स अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। इसको नोट साथ साथ बनाते जाएं। आप इसमें से जो आपको इरेलीवेंट चीज़ लगती है उसको छोड़ दें, और जो सिर्फ आपको MCQs के बेस से या आपको क्वेश्चन के बेस से इंपॉर्टेंट लगती है उसको साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। इसके आप नोट्स बना लेंगे तो आपका 80% पेपर जो है वो कहने के कंप्यूटर का, अगर आप वन पेपर MCQs देने जा रहे हैं जो कंप्यूटर का पोर्शन है आपका, या कोई और भी देने जाएंगे, आपका 80 से चलें, या अगर 80 ज़्यादा हो गया तो 50 to 60%, मैं तो 80 ही कहूँगी, आपका पेपर सॉल्व है यहाँ से, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप बोलते नहीं, अगर आप सिर्फ रट्टे पे आपका नहीं है सारा फोकस, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपके लिए प्रिपरेशन के हिसाब से। अच्छा, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो थे, इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाता है, ठीक है, और मेमोरी आ जाती है इसके अंदर, लार्ज मैग्नेटिक कोर आ जाता है, मैग्नेटिक टेप आ जाते हैं, डिस्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और देन अब आ गई हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, फोर्ट्रॉन, बेसिक, पास्कल, सी एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं, ठीक है, एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। और आपको यहाँ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल्स में आगे जाके हम इनको पढ़ेंगे लैंग्वेजेस को। साइज स्मॉलर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब मैंने वही बात की कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती गई वैसे वैसे उनके जो साइज़ में चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट आती गई, ठीक है। उनका साइज़ भी स्मॉल हो गया कंप्यूटर्स का, और उनमें जो स्पीड थी उनकी वो अच्छी हो गई स्पीड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड, द वेयर कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है, दे वर कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स, इनको मिनी कंप्यूटर्स भी कहा जाने लगा। स्पीड इंप्रूवमेंट थी, इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीड थी, रिलायबिलिटी थी इन कंपैरिजन विद द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मैग्नेटिक टेप थी, कीबोर्ड, मॉनिटर। अच्छा, इसमें क्या आ गया था, कीबोर्ड आ गया था, मॉनिटर आ गया था, प्रिंटर आ गया था, एक्सेट्रा, ठीक है, थर्ड जनरेशन के अंदर। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स ये सामने आ गई हैं आपकी एग्जांपल्स, ठीक है, इनको आप नोट कर लें इनकी एग्जांपल्स को। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन में फोर्थ से फिफ्थ जनरेशन में डिटेल्स थोड़ी इसकी ज़्यादा होंगी, तो उसको अच्छी तरह से अटेंटिव होके सुनिएगा। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है इसकी। अगर सब इससे रिलेटेड आए फोर्थ जनरेशन का और आपको ये शॉर्ट फॉर्म दी हुई हो तो आपने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आएगा इसकी फुल फॉर्म एब्रीविएशन में। एंड माइक्रो प्रोसेसर, 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप, ठीक है, इसमें 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे सिंगल माइक्रोचिप के ऊपर। मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी सच एज रैम, रोम एक्सेट्रा। अच्छा, इसमें मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम रोम भी थी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म है, अ टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज मेमोरी एलिमेंट यूज इन कंप्यूटर्स दैट टेम्पररी स्टोर्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा, ठीक है, जो टेम्पररी स्टोर करता था प्रोग्राम और डेटा, वोलेटाइल थी, इट्स contents are lost when computer is turned off, ठीक है। अच्छा जी, ये होती है ना, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, रैम जो होती है ना वोलेटाइल मेमोरी होती है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए टेम्प्रेरी तौर पे आपका डेटा स्टोर करती है, और अगर आपने काम के दौरान आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो आपका डेटा जो है वो भी सारा क्या कहते हैं डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है इसके अंदर, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड जब हम रोम की बात करते हैं, रीड ओनली मेमोरी की, अ टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज यूज्ड इन कंप्यूटर दैट परमानेंटली स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। अब वो वोलेटाइल थी, ये नॉन वोलेटाइल है क्योंकि ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। नॉन वोलेटाइल, इट्स कंटेंट्स आर रिटेन्ड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अगर अचानक से लाइट चली भी जाती है, कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, तो भी आपका जो डेटा है वो सेव ही रहेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई फोर्थ जनरेशन के अंदर वह हाई लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज थी। अब उनकी एग्जांपल्स देख लें, पाइथन, सी, जावा स्क्रिप्ट थी इसके अंदर, रस्ट, ये सारी आप जिसमें देख सकते हैं कि इसमें ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं यूज है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अ मिक्स ऑफ बोथ थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज साइज। अच्छा, कहते हैं ये मिक्स था बोथ का, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज साइज, ठीक है, लैंग्वेज साइज का इसके अंदर वो था। स्मॉलर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। स्पीड इंप्रूवमेंट थी, अगेन ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी थी, रिलायबिलिटी थी,
इन कंपैरिजन विद द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी जैसे कि कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनिंग मॉनिटर्स, प्रिंटर एक्सेट्रा। नेटवर्क, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक्स टुगेदर, ठीक है, लिंक टुगेदर। अच्छा, कहते हैं कि अब इसका जो नेटवर्क था कि इसमें ग्रुप जो था, दो या दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर थे ना वो एक साथ जुड़ के काम कर सकते थे। इसकी एग्जांपल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगेन हमारे पास आगे है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, अब इसके मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ये आगे इसकी डिटेल्स देखें। बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले जी बेस था ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मसनूई जहानत पे, ठीक है। यूजेस दी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, ULSI, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाए कि फिफ्थ जनरेशन में ULSI स्टैंड्स फॉर, तो आपने क्या कहना है इसका, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड, ठीक है। अब ये क्या था, टेक्नोलॉजी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड था ULSI। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप, अगेन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो थे वो एक सिंगल माइक्रोचिप थे। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड, इसका पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड था। यूज टू और मोर माइक्रो प्रोसेसर्स टू रन टास्क, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते थे इसमें टास्क को, काम को करने के लिए। स्टिमुलेटरियसली लैंग्वेज अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, अंडरस्टैंड्स नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। पावर कंज्यूम लेस पावर एंड जनरेट्स लेस हीट, ठीक है, अगेन लेस पावर लेते थे और जो हीट है वो भी जनरेट बहुत कम करते थे। अब जो चल रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, तो आप उससे खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, स्पीड, रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड एक्यूरेसी, अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड की इम्प्रूवमेंट हुई थी, बहुत ज़्यादा। वो हमें आप जानते भी होंगे कि इसके अंदर अब जो स्पीड है वो कहाँ पे पहुंच चुकी है, वो स्लो नहीं है बिल्कुल भी। एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है इन कंपैरिजन विद दी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। साइज, पोर्टेबल एंड स्मॉल इन साइज, ठीक है। पोर्टेबल का आपको पता होता है ना कि आसानी से उठा के कहीं दूसरी जगह कर लें, ले जा सके साथ, ठीक है, जिसमें लैपटॉप्स वगैरह ये भी अब चीज़ें शामिल हो जाती हैं कंप्यूटर्स में। इन साइज एंड हैव अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, अब हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। पहले जो कंप्यूटर्स थे उसमें इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। अच्छा, अब इसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप देख लें, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, ट्रैक पैड है और टच पैड है, ठीक है। पोर्टेबल, जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो उससे हमें अंदाजा होता है कि पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। पेन, स्पीच इनपुट, रिकॉग्नाइज वॉइस, स्पीच, लाइट स्कैनर, प्रिंटर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा, ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं फिफ्थ जनरेशन की। दैट्स वाई दे कॉल पोर्टेबल, ठीक है, एंड स्मॉल इन साइज, इस वजह से इनको पोर्टेबल कहा गया है और स्मॉल इन साइज कहा गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास, एब्रीवेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। एब्रीवेशन, कंप्यूटर्स के जो पेपर होते हैं ना, चाहे वो आप PMS का दे रहे हैं, CSS का दे रहे हैं या PPSC का है, या आप कोई बैंक का पेपर दे रहे हैं ना, क्योंकि जाहिर है कंप्यूटर जब आप बैंक में देते हैं तो आपका 24 घंटे जो काम है वो कंप्यूटर से ही होना है, ठीक है। आप जो भी जिस भी ग्रेड के ऑफिसर हों, ठीक है, या आप इवन आप जो भी हों, ठीक है, किसी छोटे स्केल पे भी हैं, तो आपका कंप्यूटर से लिंक रहता ही है। तो अक्सर जब आप कंप्यूटर का पेपर देते हैं उसमें एक तो कैलकुलेशन, दूसरा एब्रीवेशन आती है, ठीक है, और इसके बारे में MS वर्ड, MS ऑफिस के बारे में आपसे पूछा जाता है। अच्छा, अब एब्रीवेशन जो है, ख़ास तौर पे ये जो एब्रीवेशन है ये सबके लिए हैं, चाहे आप कंप्यूटर की बैंक के लिए जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आपका बैंक का पेपर है या किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप पेपर दे रहे हैं, तो ये जो एब्रीवेशन है ये सबके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और काफ़ी सारी एब्रीवेशन है, इनके अलावा आपको कोई प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, जो एब्रीवेशन इसमें है सिर्फ आपने वही प्रिपेयर करनी है। अच्छा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एब्रीवेशन को। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। ये सबसे ये है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर है क्या। सबसे पहले तो हमें पता है कंप्यूटर क्या है, फिर भी थोड़ी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन है, पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होती है। जबकि इससे भी कहीं ज़्यादा आगे है, इसकी जो है टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है।
अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं हमारी एब्रीविएशन आ गई है यहाँ पे। सबसे पहले ASC, ठीक है। इनको एक साथ जैसे AI पढ़ लेते हैं, इनको एक साथ भी पढ़ प्रोनाउंस कर सकते हैं। इनकी एब्रीविएशन को अलग अलग भी कर सकते हैं। नो मैटर, आपको पता होना चाहिए कि जो एब्रीविएशन है ये इनकी कंप्लीट फुल फॉर्म है क्या, दे आर स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। अच्छा, अब ACC एडवांस ऑडियो कोडिंग, ठीक है। एडवांस ऑडियो कोडिंग, इसमें जो डिफरेंटली है ना, ये बैंक से रिलेटेड भी हैं, ठीक है, और ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो ये बड़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मैंने नोट्स में बनाई हैं, ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ लें एक बार, तो आपको हर पेपर के लिए ईजी हो जाए। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये आप इसकी जो रेड में है, इनकी शॉर्ट फॉर्म है, नीचे इनकी एब्रीविएशन है। तो ये आप खुद पढ़ लें, मैं आपको एब्रीविएशन बताती जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने लिहाज से इनको पढ़ता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एल्गोरिथमेटिक लैंग्वेज, ठीक है। इसको एल्गोरिथम भी कहते हैं लैंग्वेज, और एल्गोरिथमेटिक लैंग्वेज भी कहते हैं। आप इसको जो भी प्रोनाउंस करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। AOL अमेरिका ऑनलाइन API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अच्छा, इसमें दो हैं कि एक तो है AOL, इसके पहले है, और इसमें API जो है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, ठीक है। ये दो मिक्स हैं, इनका ख्याल रखिएगा आप। APT ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग, ठीक है। APT ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ASP एक्टिव सर्वर पेज, ASP एक्टिव सर्वर पेज। ATM, ठीक है। ATM अगेन इसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक की भी जो है इसके अंदर मौजूद हैं एब्रीविएशंस, ठीक है। उसके बाद AVI ऑडियो वीडियो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। AD एडवांस टेक्नोलॉजी। AUI अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल। HTML भी होता है। HTML के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जब इसके आगे B लगे तो ये ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और अगर सिंगल यहाँ पर अगर HTML आएगा तो वहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। MVP बिटमैप, ठीक है। और BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ना दो हो जाती हैं कभी कभी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। बिटमैप है यहाँ पे BMP बिटमैप, ठीक है। बिटमैप ये कंप्लीट इसकी है। और BIOS जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। B2B बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। B2B टर्म होती है, ये बिजनेस टू बिजनेस होती है। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। BIU बस इंटरफेस यूनिट। BIU बस इंटरफेस यूनिट। BPS बाइट्स पर सेकंड। BPS बाइट्स पर सेकंड। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC कार्बन कॉपी। CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। CDM एक कोड विजन मल्टीपल एक्सेस। कोड विजन मल्टीपल एक्सेस। CRT कैथोड रे ट्यूब। CRT कैथोड रे ट्यूब। CRT कैथोड रे ट्यूब। CAD कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। CAD कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। CAD कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। CADD कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। CD कंपैक्ट डिस्क। CD कंपैक्ट डिस्क। CDRW कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कैम कंप्यूटर एडिट मेनू
मैन्युफैक्चरिंग, कैम CAM भी पढ़ सकते हैं, कैम जो आपने इसको प्रोनाउंस करना है, बस एब्रीवेशन याद रखिएगा क्योंकि आपको एब्रीवेशन ही पूछी जाएंगी। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सी रूम, ठीक है, सी रोम, computerized range of motion, computerized range of motion, computerized range of motion, CD-ROM, compact disk read only memory, compact disk read only memory, CMD कमांड, ठीक है, इसकी सिंपल फॉर्म है कमांड, CMD कमांड, ठीक है, CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ लैंग्वेजेस हैं, उनकी एब्रीवेशन भी है, कोबॉल जैसे यहाँ पे है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, CPI या क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CSS, ये CSS जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है, CUI करैक्टर यूजर इंटरफेस, करैक्टर यूजर इंटरफेस, डैट AT भी पढ़ सकते हैं, डिजिटल ऑडियो टैप, डिजिटल ऑडियो टैप, DDR डबल डेटा रेट, डबल डेटा, SDRAM सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉक डेटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर, डॉक डॉक्यूमेंट, अच्छा ये दो तरह के डॉक हैं, ठीक है, DOC एक डेटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर है, ठीक है, डॉक है डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये वो आपको ऑप्शंस देंगे तो इसमें से आप कंफ्यूज ना होइएगा, वहाँ पे जो ये है सिर्फ इनको याद रखिएगा। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, DVDR डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, DVD-RW डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DHTML डायनामिक्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DPI डॉट्स पर इंच, DNA डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इनहेंस डेटा रेट फॉर GMS इसकी एब्रीवेशन देख लें, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एवोल्यूशन, ठीक है, GMS, EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक EB एक्साबाइट, EROM इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM अच्छा आप ये देख लें, इनमें डिफरेंस है, आप एक को ही ना कंसिडर कीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल आएगा। अच्छा, ये EFS इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, EDC इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, FDC फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फोर्ट्रॉन
formula translation, FTP file transfer protocol, FS file system, FAT file allocation table, FPS frames per second, FLOPS floating point operation per second, FM frequency modulation, GB gigabyte, GIB या आप उसकी एब्रीविएशन देखते हैं, GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, GDI ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, गीगाबाइट्स, अच्छा GBPS जो है गीगाबाइट्स और गीगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। 3GP थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, GML जियोग्राफिकली मार्कअप लैंग्वेज, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GH गीगाहर्ट्ज, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HPC हैंडहेल्ड पर्सनल कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, HP हॉर्स पावर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जो इजी हैं ये आप खुद देख लीजिए। अच्छा, अब ये मैं इसको स्लाइड अप कर रही हूँ तो आप इसको देखते जाएं और अपने नोट्स बना लें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको कवर कर लें जल्दी जल्दी, ठीक है। ये मैं इसको स्लो स्पीड में स्लाइड कर रही हूँ ताकि आप इसको देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास एब्रीवेशंस हैं और इन एब्रीवेशंस को उनके जो हैं आप उनको नोट्स बनाते जाएँ साथ साथ, क्योंकि इन एब्रीवेशन के अलावा आपको कोई और एब्रीवेशंस प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर के पोर्शन के लिए, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या कोई भी जो आप पेपर दे रहे हो कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से इसकी जो ये हैं इनको प्रिपेयर कर सकते हैं आप एब्रीवेशंस को, टर्म्स जो यूज़ होती हैं मोस्टली कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। और इनके अंदर से ही आपका मोस्टली जो पेपर है आता है, आपको जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चनिंग होती है, फिर इसके अंदर आप इसके एब्रीवेशंस जो हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चनिंग होती है, और देन आपसे जो फाइल फॉर्मेट्स हैं, अक्सर जो आने वाले MCQs हैं वो हैं फाइल फॉर्मेट्स और एब्रीवेशन के, उसमें से आपको लास्ट में पूछा जाता है, और शॉर्टकट कीज़ जो होती है, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ ये चीज़ें वो ये फाइल जो है आपने बस ये फाइल प्रिपेयर कर लेनी है तो आपका ऑलमोस्ट कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो डन है, ठीक है। इसके अलावा आपको उसमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सिवाय उन चीज़ों के जो न्यू अगर इनोवेशंस होती हैं, कोई नया फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाया, कोई नई चीज़ आई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, उसको आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ा करें आप, ठीक है। उन चीज़ों की डिटेल्स के बारे में पढ़ा करें, उनकी लैंग्वेज कौन सी उसमें यूज़ हुई है। जैसे कि अभी PMS में एक क्वेश्चन आया है कि AI में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो कौन सी यूज़ हुई है AI में, ठीक है, और पाइथन है, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज है जो AI में यूज़ होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज जो है वो पाइथन है, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल किया गया। फिर फाइल का जो फॉर्मेट होता है फाइल्स का, जैसे कि पावर पॉइंट की होती है, वर्ड की होती है, एक्सेल की होती है, उनके बारे में पूछा जाता है कि फाइल्स जो हैं इनका फॉर्मेट है वो कौन सा है। तो जो अक्सर जो बच्चे हैं ना फाइल फॉर्मेट नहीं देखते और उसमें से उनको क्वेश्चन जो है फिर वो नहीं आता। जी, यहाँ पे हमारी एब्रीवेशन ख़त्म हो गई हैं और ये हमारी इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस का। इसके अंदर अब हमने जो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ेंगे और इनपुट आउटपुट वो डिवाइसेस का भी पढ़ेंगे जो दोनों तौर पे काम करती हैं, एज ए इनपुट भी और एज अ आउटपुट भी। इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है और यहाँ पे जो बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी वो गलत जो है MCQs के बबल्स जो है वो फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देते हैं वो अपना पढ़ना। अच्छा, कीबोर्ड जो होता है इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस होती है, ठीक है ना, डिवाइस विद कीज विद अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स ऑन इट्स एंड इट्स यूज टू टेक अल्फ़ान्यूमेरिक इनपुट।
इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है, ये तो इनपुट डिवाइस है। ये इसको लाइटली सा है, इसको पढ़ेंगे। डिटेल्स इसकी आगे है कि इनके इन्वेंटर्स कौन थे, ठीक है, और ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी और इन कब से कब तक काम करें, ठीक है। ये अभी सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसके बारे में भी नहीं जानते, ठीक है। अक्सर बच्चे होते हैं जिनका कंप्यूटर उन्होंने यूज़ नहीं किया होता और उनके ना ही कोर्स में एडिट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती। अच्छा, माउस जो होता है इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, माउस भी हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, that takes input by clicking on keys on the surface of the mouse. The mouse is a pointing device that points to icons on the screen to select them, ठीक है। अच्छा, जो माउस होता है एक पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे भी यूज़ होता है, ठीक है, आइकन्स को या मेन्यूज़ पे जो हम क्लिक करना होता है, ठीक है, कोई भी जो कमांड देके या हमने कुछ सर्च करना होता है, कुछ भी करने के लिए तो हमें पहले एक क्लिक करना पड़ता है, ठीक है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे यूज़ होता है, टच स्क्रीन, ठीक है। अब ये देखना है आपने इनपुट डिवाइसेस में आ रही हैं, ये इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है, और कभी आगे जाके हमें पढ़ेंगे, अभी आप इनको सिर्फ इनको नोट करें। टच स्क्रीन इनेबल यूजर्स टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डिस्प्ले बाय द टचिंग, ठीक है। यूज़र जो होता है टच स्क्रीन जो होता है बिल्कुल एंड्रॉयड की तरह होता है कि आप स्क्रीन के थ्रू इसको कमांड दे सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोफोन इट टेक्स साउंड एज अ फॉर्म ऑफ इनपुट एंड कैन कन्वर्ट इट टू अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। माइक्रोफोन्स का आपको पता है, वेबकैम जो होता है रिकॉर्ड वीडियोस एंड कैप्चर्स इमेजेस फॉर कम्युनिकेशन और रिकॉर्डिंग, वेबकैम्स, ठीक है। जॉयस्टिक जो होती है ये भी इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूजुअली यूज टू प्ले गेम्स, ये गेम्स खेलने के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर। इट हैज़ अ स्टिक दैट इज़ इन लाइन टू एंगल टू कंट्रोल मूवमेंट इन दी वीडियो गेम्स। आप देखते होंगे अक्सर कि एक जो डिवाइस होती है उसे यूज़ करते हुए गेम्स खेली जा रही थी, उसको जॉयस्टिक कहते हैं। स्कैनर इट इज़ यूज टू स्कैन इमेजेस को स्कैन करने के लिए, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट टू कन्वर्ट दैम इनटू डिजिटल फॉर्म, ताकि उसको डिजिटल फॉर्म में कर ले कि हम स्कैनर में कोई भी अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में होकर हमें कंप्यूटर में नज़र आने लग जाता है। बारकोड रीडर स्कैन्स बारकोड्स ऑन प्रोडक्ट्स टू रिट्राइव प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी किसी भी प्रोडक्ट की आप देखते होंगे जब आप सुपर स्टोर्स में जाते हैं, ठीक है, सुपर मार्केट में जाते हैं या वहाँ पे स्टोर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जब कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर वो बारकोड उसका रीड करके आपको कैलकुलेट करते हैं, देन आपको बताते हैं आपका बिल क्या है, ठीक है, तो उसको बारकोड रीडर कहते हैं। ग्राफिक टैबलेट, ठीक है, मोस्टली यूज बाय आर्टिस्ट है। अच्छा, ये आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। ग्राफिक्स का आपको पता होगा, ये टैबलेट होता है, इस पर डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइनर्स मोस्टली इसको यूज़ करते हैं, आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर्स, टू ड्रा डायरेक्टली ऑन द डिजिटल स्क्रीन, ताकि वो डायरेक्टली इस पर यूज़ कर लें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ट्रैक पैड सेम एज माउस, ठीक है, ट्रैक पैड होता है ये बिल्कुल माउस की तरह ही होता है, बट मोस्टली इट्स ऑन लैपटॉप आपने लैपटॉप पे देखा होगा बिल्कुल एक प्लेन होता है वहाँ पे जगह जिससे आप उसको उस कर्सर को कंट्रोल करते हैं जिससे, ठीक है, तो उसको ट्रैक पैड कहते हैं। और वो भी कह रहे हैं कि कर्सर को कंट्रोल करने के लिए होता है, पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे ही यूज़ होता है, ठीक है। अब ये सारी आउटपुट डिवाइसेस आ गए, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर में शो करते हैं, आप इनको लगाते हैं और आपको डेटा डिजिटली फॉर्म में आपको नज़र आता है, ठीक है, कंप्यूटर पे। और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनका आपको कहने के जैसे कि शो इमेजेस एंड ऑडियो टू द यूजर्स, आपको दिखाता है उनका रिजल्ट्स, ठीक है। इनको मोर क्लियरली हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं लेक्चर में। इनको फिलहाल अपने माइंड में ही रखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, ठीक है, और फिर इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। मोस्टली आप में से सबको पता भी होगा। ऐसा उसके बाद आता है मॉनिटर, शोज टेक्स्ट इमेज एंड वीडियोस टू द यूज़र। अच्छा, ये शो करता है आउटपुट इनपुट डिवाइस। जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि जो USB होते हैं ना हमने कंप्यूटर में लगाई, ठीक है, वो एक इनपुट डिवाइस है। अब उसकी जो आउटपुट होगी ना वो हमें जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है वो उसकी आउटपुट डिवाइस होती है। तो इसमें ये दोनों तरह में काम करती है, ठीक है। इनको ये डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में। अच्छा, शोज द टेक्स्ट इमेज एंड वीडियो टू द यूज़र। ये यूज़र को मॉनिटर जो होता है ये इनपुट डिवाइस है। इसके अंदर जो वीडियोस होती हैं, जो भी हमारा इंटरफेस हमें शो करता है। प्रिंटर प्रोड्यूस फिजिकल कॉपीज ऑफ द डिजिटल डॉक्यूमेंट अगेन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लगा दिया USB हमने एज ए इनपुट के तौर पर डाली, ठीक है, क्योंकि हमें उसमें से पिक्चर्स वगैरह चाहिए। और प्रिंटर जो है उसने हमें वो पिक्चर जो है बाहर हमें निकाल कर दे दी, ठीक है, या स्क्रीन पर दिखा दी और हमारे हाथ में फिजिकली फॉर्म में आ गई, तो वो आउटपुट होगी, ठीक है। इनपुट और आउटपुट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। स्पीकर आउटपुट ऑडियो एंड साउंड्स फॉर वेरियस
एप्लीकेशंस, ठीक है। अब स्पीकर्स जो है हम जब लगाते हैं तो उनका जो साउंड है हमें सुनाई देता है, जो लैपटॉप में या किसी भी मोबाइल में किसी भी चीज़ में साउंड सुना है तो वो हमें फुल वॉल्यूम में आउटपुट के तौर पे सुनाई दे रहा होता है बाहर, ठीक है। अगेन मैं आपको ये बता दूं कि आप ये कहेंगे तो फिर ये इनपुट भी हुई, तो जी इनमें से कुछ अभी ये सिर्फ अलग अलग हैं और आगे जाके इनमें से कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों में आती हैं, उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। Projectors shows project images and videos on the large screen, plotters, draws, vectors, graphic on paper or the other materials. Headphones help users to listen audios privately, ठीक है। 3D printers create physical objects from 3D models. LED, LCD, ठीक है। Indicators होते हैं, show status and information by using light emitting diodes or liquid crystal displays. Braille display, it converts digital text into Braille for visually impaired users. अच्छा, अभी यहाँ पे आ गई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विच वर्क एज बोथ, ठीक है। अब आ गई हैं वो डिवाइसेस जो दोनों इनपुट और आउटपुट के तौर पे काम करती हैं। अगेन टच स्क्रीन, ठीक है। हम टच स्क्रीन और मॉनिटर आ गए, यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वी आर टच, ठीक है ना। मॉनिटर्स, अच्छा मॉनिटर्स में भी हमने देखा है टच स्क्रीन मॉनिटर्स जो होते हैं उसको हम जब टच करते हैं, ठीक है, कमांड्स देने के लिए, तो हम किसी एक चीज़ को टच करते हैं तो उस अगेन वो फाइल ओपन आखिर होती है तो हमें उसकी आउटपुट नज़र आ रही होती है, ठीक है। वो एक इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों बन जाता है। ऑल इन वन प्रिंटर यूज एज फॉर बोथ प्रिंटिंग, स्कैनिंग एंड समटाइम्स फैक्सिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। ऑल टाइम वन प्रिंटर जो होते हैं ये सारे कामों के लिए यूज़ हो जाते हैं, ये स्कैनिंग भी कर देते हैं, प्रिंटिंग भी कर देते हैं, कभी फैक्सिंग मशीन कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो भी कर देते हैं। मॉडेम कनेक्ट्स विद इंटरनेट, एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट फॉर डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। मॉडेम्स आपको पता होंगे जो इंटरनेट यूजर्स हैं। स्मार्ट टीवीज कंबाइंस अ टेलीविजन विद इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। मल्टी फंक्शनल पेरिफेरल्स, ठीक है। कंबाइंस प्रिंटिंग, स्कैनिंग एंड सो कहते हैं मैनी टाइम्स समटाइम्स फैक्सिंग इन अ सिंगल डिवाइस। Data projectors with interactive pens allows user to interact with project content by using pen-like devices. वो आपने देखा होगा अक्सर कि वो जो पेन जो होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए, चीज़ों के लिए, उसको कहते हैं, वो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों में आ जाते हैं। डिजिटल कैमरा allows user to capture images as input and view them as built-in display as an output, ठीक है। वही हो गया कि उन्होंने पहले पिक्चर भी खींचते हैं, कहते हैं कि वो यूज़र को अलाउ करता है कि वो पिक्चर्स क्लिक कर ले, ठीक है, इनपुट के तौर पे, कि उन्होंने हमने पिक्चर्स ली, वो इनपुट होगी वो डिवाइस के अंदर की, और देन वो हमें अपनी ही स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पर शो कर देता है। गेमिंग कंसोल्स गिव इनपुट थ्रू कंट्रोलर्स एंड विद आउटपुट ऑन अ टीवी स्क्रीन। अब गेमिंग कंसोल्स क्या होते हैं, जैसे कि वो हमारे हाथ में थे, जैसे हम गेम्स खेलते हैं तो उनको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं बाहर से, ठीक है, हम उनके बटन प्रेस कर रहे होते हैं और अंदर जो टीवी होता है स्क्रीन पे वो मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट दोनों हो जाती हैं ये। स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स कंबाइन बोथ इनपुट टच स्क्रीन सेंसर्स एंड आउटपुट डिस्प्ले स्पीकर्स, ठीक है, ये आउटपुट देते हैं, ठीक है, स्पीकर्स और डिस्प्ले में पिक्चर्स वीडियोस दिखाकर। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स, अच्छा वाइट बोर्ड्स आपने देखे होंगे ना, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्प्ले एंड इनपुट डिवाइसेस यूज्ड इन अ प्रेजेंटेशन एंड एजुकेशन। आपने वो वाइट बोर्ड्स देखे होंगे, ठीक है, जिन पे राइट करते हैं साथ उसमें, अब बहुत ज़्यादा वो फेमस चल रहे हैं, ठीक है, उनको इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स कहते हैं। तो वो भी इनपुट और आउटपुट के तौर पर यूज़ होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास डिटेल्स। व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है ना। अब हम अपने मेन कोर्स पर आते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। ऊपर हमने हल्का सा पढ़ लिया था कि कंप्यूटर क्या होता है क्या नहीं। अब हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे चीज़ों को। फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आ गए। अब यहाँ पे सारी जो डिटेल्स हैं कंप्यूटर के बारे में होंगी, ठीक है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, यानी कि इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है अकॉर्डिंग मुताबिक इंस्ट्रक्शंस के, हिदायत के, प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर, जो उसको सॉफ्टवेयर देता है, ठीक है, जिसको सॉफ्टवेयर चल रहा है। इट कैन स्टोर, ये जमा भी कर सकता है, रिट्राइव एंड मैनिपुलेट डेटा एट इनक्रेडिबल स्पीड, कहते हैं वो डेटा को स्टोर कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, बेहद बेयकीनी स्पीड के साथ, यानी कि तेज़ी के साथ, कहते हैं इनक्रेडिबल। मेकिंग इट एन इंडिस्पेंसिबल टूल इन नियरली एवरी फील्ड, ठीक है, कि अपने आप को एक बड़ा ही अच्छा ये एक टूल बना रहा है हर फील्ड में जिसमें भी इस्तेमाल
होगा, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, सबको पता है। ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, ठीक है। कैलकुलेशन ब्रेन कहते हैं इसको। कंप्यूटर का प्रोसेस जो होता है इसके इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कंप्यूटर इट प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म्स, ठीक है। सारी इंस्ट्रक्शंस लेता है, उनको प्रोसेस करता है, उनको परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट स्टोर्स डेटा इन इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी फॉर फास्ट एक्सेस बाय सीपीयू। अच्छा जो रैंडम होती है, रैम होती है ना, ये अगेन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। वॉलेटाइल होती है जो टेम्परेरी तौर पर यूज़ करती है ताकि जल्दी से सीपीयू जो है वो इन्फॉर्मेशन को हासिल कर ले, ठीक है। ये परमानेंटली नहीं स्टोर करती, इसको वॉलेटाइल कहते हैं। और आपका कंप्यूटर जब भी शट डाउन होगा तो ये बंद हो जाएगी। उसके बाद आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डेट कीप्स इट्स डेटा इवन when computer is turned off, and storage like hard drives and SSD provides long-term storage for data and programs even when the computer is powered off. Again कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। ये जो होती है हार्ड ड्राइव जो होती है, SSD होते हैं, उनको यूज़ करती है डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास स्टोर रखने के लिए। और अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, पावर ऑफ भी हो जाता है, तो भी आपका डेटा जो है वो महफूज ही रहेगा इसके अंदर। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अगेन हमारा जो रिमेनिंग मटेरियल रह गया उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। फाइल राउंड अबाउट 32 पेजेस की है। तो फिलहाल जो आपको मटेरियल मिल गया है आप इसको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट जब लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसका छोटा सा क्विज़ लेंगे जितना हमने अब तक पढ़ लिया है, और देन अपने नेक्स्ट से फाइल जो है अगेन उसका लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे। अगेन अपने नोट्स जो इनको पढ़ेंगे और अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर ये फाइल्स वगैरह या डेटा चाहते हैं, बेसिक डेटा जो है मटेरियल जो है आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप जो अपना डेटा जो है वो अपना प्रिपेयर करें यहाँ से मटेरियल जो भी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। आप खुद के नोट्स बनाएं और इस लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।